ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने दावा अपने अपने प्रमुख मांग को लेकर अधिवक्ताओं के पास जा रहे हैं। ऐसे कड़ी में आम अधिवक्ताओं की इस चुनाव पर क्या आशाएं हैं, क्या मांग है, क्या कमी है, क्या बेसी है, इस पर अभी जो वर्तमान 5-5.5 हजार अधिवक्ता होने के बावजूद भी कुल 16 लोग और उनमें से 1 या 2 लोग मिलकर पूरे बार का संचालन कर रहे हैं। एक तरफा भी करेंगे, जो सेक्रेटरी ने कहा वही करेंगे। मूल ज़मीनी हकीकतों से दूर रहते हैं। ज़मीनी हकीकतों से ये हमेशा मुंह मोड़ के रहते हैं। लोगों के जुबान बंद करने के लिए यहाँ झूठे केस किए गए हैं इसी निवर्तमान कमेटी द्वारा। कोरोना काल की सबसे बड़ी सीख ये थी कि जब अधिवक्ताओं के हाथ खाली होते हैं तो इस कमेटी ने हम सबको आगे बढ़कर बताया, भीख मांगो। आप राजा थे, राजनीतिक घराने के व्यक्ति थे, आप राजनीतिक पार्टी। जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी जिस प्रकार धनबाद बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने दावा अपने अपने प्रमुख मांग को लेकर अधिवक्ताओं के पास जा रहे हैं। ऐसे कड़ी में आम अधिवक्ताओं की इस चुनाव पर क्या आशाएं हैं, क्या मांग है, क्या कमी है, क्या बेसी है, इस पर अभी जो वर्तमान में जो आम अधिवक्ता उनकी क्या राय है, इस पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग के साथ एक अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस बार के जो चुनाव में क्या ऐसा नया करने जा रहे हैं और क्या ऐसा नया मांग है, बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग जानने के बाद। तो आपका नाम क्या हो गया सर? जी सर, हमारा नाम हो गया पीके ओझा। और आप खबर आंदोलन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, अभी धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने आशा अपने अपने मांग को लेकर आप लोग के बीच जा रहे हैं। वैसे में आप लोग को भी आशा आप लोग का भी जो कुछ कमी है उसकी भी आशा आप लोग की जुड़ी हुई है उन लोग के साथ। तो ऐसे में क्या क्या आशा आप लोग की है और क्या क्या कमी है, तो हम लोग के माध्यम से थोड़ा अधिवक्ताओं को और यहाँ के जो जनमानस उनको बताने का प्रयास। जी, हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी उत्सुकता हम लोगों को भी जीवंत बनाए रखेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बार में चुनाव हर 2 साल बाद आती है और बार में जब चुनाव हो रही है तो सवाल अहम ये है कि किसकी संगठन है। ये संगठन अधिवक्ताओं का है। वही अधिवक्ता जो अपने पूरे जीवन काल में कानून से बंधकर नियमों के अनुरूप रहकर न्यायालयों में अपने मुवक्किलों की हर मुश्किल आसान करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में पूरे समाज की नज़र इन पे इसलिए रहती है क्योंकि आमतौर पर यही समझा जाता है कि अधिवक्ता वर्ग जागृत वर्ग है, होना चाहिए। हालांकि हमारा अनुभव तो बहुत कम है, किंतु आज जिस माहौल को हम देख रहे हैं उस माहौल के लिए हम अपने जो भी प्रत्याशी बंधु हैं, सीनियर हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्योंकि चुनाव का ये महोत्सव कभी तैयार नहीं होता यदि ये प्रत्याशी यहाँ पे नहीं होते। एक तरफा सब कुछ हो जाता। और यकीन मानिए हर चुनाव में, चाहे वो किसी राज्य का हो, देश का हो, राजनीतिक पार्टियों का हमेशा यही कोशिश रहता है कि हर मतदाता को अपने तरफ खींचे। मगर जब वो अधिवक्ताओं का चुनाव है तो उसमें मूल जो भावना है कि किन मूल्यों पर, किन सिद्धांतों पर अधिवक्ताओं को अपने तरफ खींची जाए। क्या अधिवक्ता यहाँ राजनीति के तौर पर आते हैं या अपने संगठन को आकार देना चाहते हैं? सवाल यह है कि अधिवक्ता जब संगठन बनाता है तो उसमें उसकी पेशे की रक्षा,
साथ ही साथ उसके जीवन की रक्षा जुड़ी होती है। ये दो ऐसे हित जुड़े हुए होते हैं जिससे हर अधिवक्ता बड़े आशा के साथ हर प्रकार का प्रयास करता है और इस संगठन के तले आता है। लेकिन दुखद बात यह है कि धनबाद बार में विगत कमेटी और इससे पहले भी जो कमेटियां आई हैं, लगभग नियमों का कहीं भी अनुपालन नहीं हुआ। और ये सबसे बड़ी दुखदाई बात है कि अधिवक्ताओं की संगठन में नियमों को ताक पर रखकर एक तरफा काम किया जा रहा है। मानो यहाँ 5-साढ़े 5 हज़ार अधिवक्ता होने के बावजूद भी कुल 16 लोग और उनमें से 1 या 2 लोग मिलकर पूरे बार का संचालन कर रहे हैं एक तरफा। कहीं कोई पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, कहीं कोई लेखा जोखा का जवाब नहीं दिया जाता है। जो भी स्वार्थ है उसमें काम हो रहा है, जो भी लाभ हो रही है स्वयं के लिए ली जा रही है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे विगत निवर्तमान कमेटी के जो सचिव थे, कोषाध्यक्ष थे, इन लोगों के नाम आज के डेट में चैम्बर दे दी गई है। और इसका दूसरा पक्ष क्या है कि जिस भूमि पर यह बिल्डिंग बन रही है, बार भूमि, इसके ऊपर इससे पहले एक केस हुई और मामला ये भूमि का उस केस के अंतर्गत आया। अंततः उस केस में जो फैसला आया, फैसला एक तरफा आया, एक्स पार्टी आया, जिस वजह से ये एक इन्होंने अपील दायर की। मगर उसी भूमि पर इन्होंने इतना करोड़ों रुपए लगा दिया, अपने मतदाताओं को एक शब्द तक नहीं बताया। ये पारदर्शिता किस लिहाज से है? दूसरी चीज़, ऐसे भूमि पर अगर आप नियम पूर्वक अगर देखी जाए तो जो हमारी संरचना है जिसके अंतर्गत एक प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष इत्यादि हैं, इनका प्रारूप क्या होता है? अगर आप संविधान से वाकिफ़ हैं तो प्रारूप ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक समानांतर, जिस प्रकार से किसी राज्य में गवर्नर होते हैं, देश में प्रेसिडेंट होते हैं, उसी प्रकार एक कंपनी ले ली जाए उसमें चेयरमैन होते हैं, उसी प्रकार से बार के अंदर, हमारे संगठन के अंदर एक जो साइनिंग अथॉरिटी है वो है प्रेसिडेंट। मगर कार्यकारिणी अथॉरिटी जो है वो हमारी सचिव के पास होती है, जो कि कोषाध्यक्ष और अन्य सभी सदस्यों के साथ मिलकर इस पूरे संगठन का संचालन करता है। दिक्कतें ये है कि चुनाव होने के बाद पूरे कमेटी पर सिर्फ एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का वर्चस्व दिखाई देता है और बाकी सारे अधिवक्ता सदस्य जो यहाँ चुन के जाते हैं वहाँ पछलगुओं का काम करते हैं। जो प्रेसिडेंट ने कहा वही करेंगे, जो सेक्रेटरी ने कहा वही करेंगे। मूल ज़मीनी हकीकतों से दूर रहते हैं, ज़मीनी हकीकतों से ये हमेशा मुंह मोड़ के रहते हैं। लोगों के जुबान बंद करने के लिए यहाँ झूठे केस किए गए हैं। इसी निवर्तमान कमेटी द्वारा झूठे केस करवा कर चुपचाप ये बैठे रहे विगत 1.5 सालों से। इनसे जवाब पूछा गया कि आप प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, आप चुप क्यों हैं? इन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई इनके पास जवाब नहीं। यहाँ तक कि मामला सीधे तौर पर जब ऊपर गया जज साहब के पास तो इन्होंने ये तक कह दिया कि उक्त अधिवक्ता फर्जी अधिवक्ता है, जो कि गलत भी साबित हो गया। ये सारा ये बात बताता है कि इस कमेटी की नीयत क्या है। दूसरी तरफ हमने कहा पैसे के लिए अधिवक्ता क्या ज़रूरत है, आप स्वयं समझिए। एक पैसे के लिए अधिवक्ता को सबसे पहले बैठने की ज़रूरत है, एक जगह की ज़रूरत है, एक कुर्सी की ज़रूरत है, टेबल और एक बेंच की ज़रूरत है। हमारे पास भूखंड कम थी, इसलिए लोगों ने अपने बल के आधार पर अपने हिसाब से
मजबूरन चारों तरफ अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिसरों में अपना जगह बना लिया है। वहाँ पे किसी तरीके से छप्परों में टेंट लगाकर किसी प्रकार से गर्मी में बरसात में वो बैठते रहे। किसी कमेटी ने और इस निवर्तमान कमेटी ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि इन अधिवक्ताओं को ज़मीनी जो हमारी संपत्ति है उस पर लाई जाए, बल्कि ये जाकर उनको वहाँ पर वोट की लालच में वहीं पे उनका ठाट बाट बना रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जज साहब के सामने जाके कहते हैं कि सीजीएम और 28 बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए क्योंकि अधिवक्ता वहाँ जबरन घुसे हुए हैं। क्या ये दोहरापन नहीं है? तीसरी तरफ जरा देखिए कि आपने कहा कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति है, आज तक इसकी नक्शा या ये बिल्डिंग जो कि आम एक संसद की तरह पूरे अधिवक्ताओं के बीच में आम सभा बुलाकर पारित की जानी चाहिए थी, इन्होंने पारित नहीं किया। ना कोई नक्शा बताया, ना देखा। समझने की बात है, जब अधिवक्ताओं का पैसा लग रहा है, अधिवक्ताओं का हित जुड़ा हुआ है, ऐसे में क्या आपको सभी अधिवक्ताओं की राय लेने की ज़रूरत नहीं है? आप ये किस तरीके से मान सकते हो कि पूरे 5000 अधिवक्ताओं में आप ही सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने हजारों तरीके की आपको बातें बताई, आपने न करने के एवज में कई प्रकार के अनैतिक काम किए। तो इतने जो काम हुआ, जो भी हुआ, अभी वर्तमान में जो आम अधिवक्ता की समस्या क्या? जी हाँ, समस्या वहीं से शुरू होती है जहाँ से ये अपनी दावा करते हैं। समस्या सबसे पहली आज के डेट में भी कोरोना काल की सबसे बड़ी सीख ये थी कि जब अधिवक्ताओं के हाथ खाली होते हैं तो इस कमेटी ने हम सबको आगे बढ़कर बताया, भीख मांगो। आप राजा थे, राजनीतिक घराने के व्यक्ति थे, आप राजनीतिक पार्टियों के पास गए, आप भीख लेके आए। क्या अधिवक्ता अपने पड़ोसियों से भीख मांगे? क्या आपने कभी ये सोचा कि हम एक आपातकालीन फंड की व्यवस्था करें? प्रतिवर्ष हमारा करोड़ों का आय है, क्यों नहीं आपने ऐसा सोचा? पिछले वर्षों में हमारे ऐसे अधिवक्ता, प्रिय अधिवक्ता गुजर गए जिनके लिए हमारी बार कुछ नहीं कर पाई। क्या इनके लिए कुछ करना जरूरी नहीं है? ये पक्ष वो है कि अधिवक्ता जीवन संगठन के साथ कितना लाचार है। दूसरी तरफ पक्ष आइए पैसे में अधिवक्ता को बेंच कुर्सी चाहिए। आप कहीं भी बिल्डिंग के चारों तरफ देख लीजिए, कहीं पे कहीं सम्मानपूर्वक कोई बैठ नहीं पा रहा, अपने मुवक्किलों को कहीं बैठा नहीं पा रहा, अधिवक्ता को आपस में लड़ाई जा रही है। तो हो क्या रहा है? अधिवक्ता अपना पैसा ढंग से नहीं कर पा रहा। कुछ मुट्ठी भर लोगों को आपने चैम्बर बांट दिया 3 दिनों के अंदर। क्यों? ये किसी प्रकार से न्याय नहीं है, न्याय संगत नहीं है। जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा पद हो सचिव का, वो अपने लिए सबसे बड़ा चैम्बर ले लेता है, कोषाध्यक्ष अपने लिए चैम्बर ले लेते हैं, मगर उसी के साथ आपके पास कई शिकायतें भी हैं पूरे चैम्बर, पूरे परिसरों के अधिवक्ताओं के द्वारा। क्या आपको पहले ये नहीं सोचना चाहिए? आप घर के मुखिया हैं और कहावत है, मुखिया मुख सो चाहिए, अर्थात मुखिया वो होता है कि सबको समान रूप से देता है, सबका सब पालन पोषण समान रूप से करता है। आपने नहीं किया। आपने उस व्यक्ति को आवंटित कर दिया ये चैम्बर जिसके पास पहले से रिश्ता था। क्या आपने पहले ये सोचने की कोशिश की कि यदि उसके पास पहले से भूखंड में ही रिश्ता है तो उसको न दी जाए? अगर आप ले रहे हैं तो उसके उस रिश्ता को आपने अपने हाथों में क्यों नहीं लिया? तीसरी चीज़, अगर आपको ये पता है कि कोई बाहर से इच्छुक है जो यहाँ पे बार भूखंड में आना चाहता है, आपने उसको आमंत्रण क्यों नहीं दिया? ये सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं जिससे लिप्त ये पूरी निवर्तमान कमेटी 2021-23 पूरी तरह संलिप्त है।
और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी अराजकता कभी नहीं हुई। आप पीछे के कमेटियों पर भी आरोप लगाते हैं, मगर आपके पास शक्तियाँ थी, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। हकीकत तो ये है कि अगर सामाजिक रूप से कोई कोष इकट्ठा होता है और उस कोष का गलत उपयोग हो रहा है, स्वार्थ के लिए उपयोग हो रहा है, वो व्यक्ति इस संगठन का अपराधी है। उस अपराधी को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? मगर हमें विश्वास है अगली कमेटी जो भी आएगी वो इस पक्ष को देखेगी, आम सभा बुलाकर सभी कार्यों को एक सुचारू ढंग से करेगी, अधिवक्ताओं में फूट की राजनीति नहीं रखेगी, सबको समान रूप से देखेगी। यही सबसे बड़ी कष्टदायक पृष्ठभूमि है हमारे आज के वर्तमान बार का। इसका मतलब अभी जो नए अधिवक्ता और जो आम अधिवक्ता हैं वो इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारी 2021-23 में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की परिवर्तन की आशाएं थी, कई प्रकार की विचित्र घटनाएं थी, त्रासदी थी। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को चुना गया जिसका कि वर्तमान सरकार में बहुत ही बड़ी पहुंच है। लोगों की आस थी कि यह वर्तमान कमेटी हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए, उनके जीवन को साकार करने के लिए, सुखमय बनाने के लिए कुछ तो अच्छा चीज़ लाएगी। आज तक हमें नहीं समझ पाया, और मैं कहता हूं कि आप भी किसी से पूछिए कि क्या वो अधिवक्ता जो आज उस बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, मूल रूप से उनके जीवन में क्या अंतर आया? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि वो पहले से भी वहीं प्रैक्टिस कर रहे थे। मगर यही पैसे अगर जगह पे लगते, काम के लिए लगते, सबके लिए होते, तो उनकी भावना कुछ और होती। दूसरी तरफ अधिवक्ता हित में स्टेट बार ने एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था, शुरू किया था, जिसमें पूरे झारखंड के लगभग आपके 40-50 हज़ार अधिवक्ता हमारे अपने काम से विरक्त रहकर उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। और आपको बता दें कि हमारी संगठन जिस संरचना में काम करती है, हम किसी सरकार से किसी प्रकार के लाभ नहीं ले पाते। सरकार के किसी भी योजना के हम सदस्य नहीं। हमारा स्वतंत्र पेशा है, स्वतंत्र ही संगठन है। मगर हमारी संरचना ये कहती है कि बीसीआई के अंडर हमारे स्टेट बार आते हैं और उसके अंदर जिला के सारे विभिन्न राज्यों के जितने भी जिला बार हैं वो आते हैं। ऐसे में सारे इसी प्रकार से निर्देशित होते हैं। यदि स्टेट बार ने कोई आंदोलन शुरू किया है तो ये स्पष्ट है कि उसके दिशा निर्देशों के अनुसार ही हर अधिवक्ता बंधा हुआ है। किंतु सरकार द्वारा जब राजनीति की गई तो हमारे सरकारी अध्यक्ष व इनके बाकी सभी कमेटी सदस्यों की ये राय बनी, जो कि उन्होंने बिना आम अधिवक्ताओं के राय के खुद बना ली, कि मुख्यमंत्री जी के बुलावे पर वो सारे शिरकत हो गए। वो एक ऐसा पहल था जिसमें अधिवक्ताओं का जीवन पूर्णतः बदल जाता, सुखमय होता यदि वो सारे लाभ हमें मिलते। बीमा की योजना, सुरक्षा की योजना, ये सारी पूरे देश में मांग चल रही है। राजस्थान में मिल चुकी है, दिल्ली में चालू है, उत्तर प्रदेश में भी लगा हुआ है। हम बस एकमात्र विचित्र से प्राणी बने घूम रहे हैं, जहां सरकार के आह्वान। इसका मतलब धनबाद बार एसोसिएशन के जो भी लोग जीत के आएंगे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को तेज करने के लिए आप लोग अपील कीजिएगा। मैं आपको एक विचित्र सी घटना बताता हूँ। एक तरफ सरकार तो इसको लाने से हकला रही है, बावजूद इसके कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक उसका अच्छा सा ड्राफ्ट बना के सभी राज्य स्टेट बारों को दे दिया है। अब ये उनके खेमे में है कि वो इसको कैसे लागू कराएं। दिक्कत ये है, हर साल हर कार्यकाल में अधिवक्ताओं के ऊपर हर प्रकार के हमले हो रहे हैं।
शिकायतें आ रही हैं हमारे बारों में। हमने एक पक्ष डाला था, हमने एक डिमांड की थी निवर्तमान कमेटी से कि कम से कम उसके कार्यकाल में जितने भी ऐसी घटना हुई हैं, शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों की सूची बनाकर तैयार करें और उसे स्टेट बार को भेजकर ये बताएं कि हमारे ज़िला में अधिवक्ता किस प्रकार से पीड़ित है, ताकि सरकार ये समझ सके कि ये कितनी बड़ी समस्या है। और मैं मानता हूँ कि जब हर ज़िला में ये कार्य होने लगेगा, स्टेट बार तक ये समस्याएं एक पूरे ठोस तरीके से सामने आएगी, तब इसकी लड़ाई शुरू होगी। बतौर एक बार इस चीज़ को अपने हाथ में ले ही नहीं सकता, मगर हाँ आंदोलन को एक बनाने के लिए कुछ कर सकता है। बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, झारखंड में ही नहीं, हम तो ये कहते हैं पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्यों नहीं लागू हो? आज डॉक्टर प्रोटेक्टेड है और अधिवक्ता पेशा एक विचित्र तरीके का पेशा है, एक आदर्श पेशा है। यहाँ आप पक्ष में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, हर किसी का केस लेते हैं। ऐसे में यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का घात आक्षेप होता है तो एक स्वतंत्र अधिवक्ता किसके पास जाए, ये सवाल बड़ी है। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें उसने प्रारूप तैयार किया है कि किस प्रकार से अधिवक्ता सुरक्षा एक नियमित तौर पर पूरे राज्य में लगे, ताकि अधिवक्ता स्वतंत्र रूप से अपने पेशे को कर सके और जितनी भी राज्य में इस प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया में इस तरीके के तत्व हैं उनका विघटन हो, ये जरूरी है। तो अभी आपने सुना आम अधिवक्ताओं को भी, आम अधिवक्ता की राय है, इन लोगों की मांग है कि वर्तमान जो कमेटी है इनके द्वारा जो भी यहाँ पे गलत कार्य किए गए हैं वो आने वाले जो कमेटी है वो उस प्रकार के कार्य ना करें और जो भी कार्य किए गए उसके पारदर्शिता लाते हुए उसकी जांच करें। और अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रही है, आम अधिवक्ताओं की जिस प्रकार राय है, इस राय से साफ पता झलक दिख रहा है कि इस जो धनबाद बार एसोसिएशन का जो कमेटी है उसमें परिवर्तन की बयार बह रही है और ये लोग परिवर्तन चाह रहे हैं।